फिलहाल 68 विधायकों ने मतदान किया है। आपको बता दें, हरियाणा से इस वक्त बड़ी जानकारी, राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुए थे। अब तक 68 विधायकों ने मतदान किया है। कुल 90 विधायक हैं और 90 विधायकों की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी 68 यानी लगभग 60% के आसपास लोगों ने वहां पर, विधायकों ने वहां पर वोटिंग कर ली है। बाकी विधायकों की वोटिंग अभी होना है। 4 बजे तक ये प्रक्रिया होगी, 5 बजे तक इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव इस वक्त उस मोड पर हैं जहां से हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की वर्तमान जो वहां पर राजनीतिक दिशा है वो भी तय करने वाला है। चाहे फिर वो सरकार हो या फिर इसके साथ साथ विपक्ष हो, कांग्रेस हो या बाकी अन्य पार्टियां हो, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अगर विधायक टूटते हैं तो कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा, जिनके नेतृत्व में या जिनकी निगरानी में जो पूरे इस प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर विधायक टूटते हैं, इधर से उधर क्रॉस वोटिंग होती है, तो भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है। जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद आपको मैं इतिहास में लेके जाऊं, जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं। 16, 2022 ये 2 बार जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर खेला हुआ था। 2016 में कई सारे कांग्रेस के वोट अमान्य हो गए थे, उन्हें मान्य नहीं माना गया था, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक उस समय पे था। लेकिन जब 2022 में चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, उस समय भी इसी तरह का जो सिलसिला था वो देखने को मिला था। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पर उठाया गया था और उसके बाद 1 वोट से अजय माकन को हारना पड़ा था। चलिए, हमारे साथ हैं नागेंद्र परमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और हरियाणा को लेकर खासकर बातचीत होगी कि आखिर आज की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की आने वाली है। अभी तो धुंधली है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें साफ होंगी और हमें सब कुछ स्पष्ट पता लग जाएगा। बहुत बहुत स्वागत नागेंद्र जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल ये रहेगा, राज्यसभा चुनाव, हालांकि इसमें डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक का कोई रोल नहीं है, ऐसे में विधायकों के कंधों पर यह जिम्मेदारी रहती है। लेकिन विधायक भी अगर इधर उधर चले जाएं तो वहां पर भी पार्टी के सामने, संगठन के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। तो हरियाणा के इस वक्त की जो स्थिति है सर राज्यसभा चुनाव में, वो क्या नजर आ रही है और क्या लगता है क्या परिणाम आने वाले हैं सर? जी देखिए, अभी तो आपने जैसा कि पहले कहा कि तस्वीर अभी धुंधली है। हाँ, और थोड़ा सा समय और मतलब ये और लगना है कि किस ओर रुख जाता है, ये तो चुनाव परिणाम के समय पता चलेगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या पार्टी, विशेषकर कांग्रेस पे ये दबाव है कि क्या वो अपने विधायकों को एकजुट रख पाती है, एकजुट रखने के बाद क्रॉस वोटिंग से बचा पाती है, क्या खेला होने से वो बचा पाती है 2016 और 22 में जिस तरह का हुआ। और देखिए, भले ही इसमें डायरेक्टली पब्लिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैसेज पब्लिक तक भी पहुंच जाता है कि जिन माननीयों को उन्होंने चुना है, जिस पार्टी सिंबल से उन्हें चुना है, वो वोट देने के बाद अगर खेला होता है, क्रॉस वोटिंग होती है, तो वहां तक भी, उनके हल्के तक भी ये मैसेज जाता है कि जिन्होंने, जिस पार्टी के सिंबल से चुना गया, उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और पार्टी की देखिए जो विपक्ष में है, उसकी साख को भी बट्टा लगता है और उसकी हाईकमान तक भी ये मैसेज जाता है कि शायद प्रादेशिक नेतृत्व से उनकी पकड़ ऐसी नहीं है और वो पूरी तरीके से अनुशासन में नहीं बंधे हुए। कांग्रेस पे इस समय बहुत ज्यादा दबाव मैं मानता हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस पे दबाव नहीं होता तो कांग्रेस के विधायकों को शिमला ट्रेनिंग के नाम पे नहीं भेजा जाता। और कांग्रेस के तमाम जैसी फुटेज चल रही है, हम देख रहे हैं चैनल्स पे, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे जो है वो एक सीरियसनेस है, कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस जो नजर आना चाहिए, जैसे भाजपा के नेताओं में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस की उनमें कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो कुछ ना कुछ तो बात, कांग्रेस कहा जाता है राजनीति के लिए कि संभावना का खेल है, तो संभावनाएं तो खुली हुई है अभी, जब तक कि गिनती नहीं हो जाती पूरी। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, हरियाणा के इस पूरे गणित पर बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नागेंद्र परमार जी लगातार बने हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और उसके साथ साथ दीपाली हमारी संवाददाता भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। दीपाली, क्या जानकारी है? दीपाली, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल नागेंद्र परमार जी के पास जाना चाहूंगा। नागेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी ब्रेक से पहले। ये चुनाव सिर्फ एक जो राज्यसभा का मेंबर है उसे नहीं चुनेगा, बल्कि बहुत सारी चीजें तय करेगा। किसी का निजी जो राजनीतिक सफर है वो भी तय करेगा, पार्टी का जो राजनीतिक सफर है वो भी तय करेगा। यानी कुल मिलाकर ये प्रतिष्ठा का सवाल है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये प्रतिष्ठा का सवाल है, ये विश्वसनीयता का सवाल है। हाँ। ये पार्टियों की साख का सवाल है। जिस पार्टी से आपको चुने हैं, जिस सिंबल पे आप चुने गए हैं, उस सिंबल पे, उसकी नीतियों पे, उसके सिद्धांतों पे आप कितना खरा उतरते हैं, क्या आप उसकी विश्वसनीयता को पूरा निभा पाते हैं या नहीं है, ये इन सब हम्म। बातों का चुनाव है। कहीं ना कहीं जनता जिस हल्के से है, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो विधायक है, वो एक तरीके से अपने हल्के की जनता की विश्वसनीयता पे भी खोता है कहीं ना कहीं किसी मायने में। हम्म। तो ये कई तरह का चुनाव है। और विशेषकर आप ये देखिए कि कांग्रेस के ऊपर इस समय ज्यादा दबाव है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि हम्म। 2016 और 2022 में जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, उसके बाद ये दबाव है। और एक ये दोनों पार्टियों के लिए जो एक सजगता और सतर्कता की बात है, वो ये भी है कि क्योंकि 90 में से 40 विधायक पहली बार चुन के आए इस बार हरियाणा में, तो उनमें से ये जानना जरूरी है कि ट्रेनिंग सेशंस तो हालांकि हुए कि एक हम्म। छोटी सी 5 या 6 ऐसे कारण होते हैं जिससे आपका वोट रद्द हो जाता है। तो हम्म। इस पूरी सक्रियता की जरूरत है, सजगता की जरूरत है। और उन्हें ट्रेनिंग इसीलिए दी गई कि किसी भी कारण से, किसी भी पार्टी के किसी विधायक का वोट किसी छोटे से कारण के चलते रद्द ना हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तमाम चुनौतियां होंगी, वोट रद्द ना हो या क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी है। दीपाली इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपाली, क्या जानकारी है आपके पास? अभी जानकारी मिली थी कि 68 लोगों ने, यानी 68 विधायकों ने अभी तक वोट कर लिए हैं और बाकी बचे हुए विधायकों को अभी वोट करना है। लेकिन मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हरियाणा का, और नज़र सबकी 5 बजे पर है कि आखिर 5 बजे क्या परिणाम आएंगे, और कितने कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस में लगातार डर बना हुआ है, या जो एक चर्चा का विषय लोगों में छिड़ा हुआ है कि भाई क्रॉस वोटिंग होगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वक्त का जो सिनेरियो है वो क्या कुछ मिल रहा है? हम लगातार बातचीत कर रहे हैं हरियाणा में हो रहे चुनाव को लेकर। हरियाणा में अभी तक कुल 68 विधायकों ने अपने वोट जो हैं वो कास्ट कर लिए हैं और बाकी विधायकों की वोटिंग होना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग भी हो रही है, और उन तमाम लोगों की दिलों की धड़कनें भी काफ़ी तेज़ हो रही हैं जिनकी नज़रें इस राज्यसभा के चुनाव पर टिकी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए नागेंद्र परमार जी हैं, इनके साथ साथ दीपाली भी न्यूज़ रूम से जुड़ी हुई हैं। दीपाली, मैंने सवाल किया था आपसे कि इस वक्त क्या सिनेरियो है और क्या कुछ नंबर्स गेम बता रहा है हरियाणा राज्यसभा में? बिल्कुल शीतल, क्योंकि अगर हम नंबर्स पर खास तौर पर नजर डालें तो इस समय 68 विधायकों की तरफ से जो है यहाँ पर वोट डाला जा चुका है। सबसे पहला वोट पड़ा है हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी की तरफ से, और इसी के साथ 22 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनकी तरफ से वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन अभी भी शीतल, मैं आपको ये बता दूं कि अभी और विधायकों की तरफ से वोट डाले जाने हैं। लेकिन जैसे कि आपने ब्रेक से पहले भी बताया था हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से जो सिचुएशन है इस समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है कड़ी टक्कर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो शिकायत अक्सर देखने को मिलती है कांग्रेस में, लेकिन अभी भी हो सकती है संभावनाएं, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगातार नजर बनाई जा रही है, क्योंकि एक एक विधायक को बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग ना हो। लेकिन फिर भी कुछ घंटों का और इंतजार है, 4 बजे तक, और 5 बजे से जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है पूरी तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि 68 विधायकों की तरफ से जो वोट है वो किए जा चुके हैं, और 22 कांग्रेस के जिन्होंने वोट किए हैं। बिल्कुल, बाकी अभी जो कुछ लोग हैं उन्होंने वोट करना है। नागेंद्र जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्रॉस वोटिंग बात जब आती है तो क्या लगता है विधायक के पास ऐसे क्या पैरामीटर रहते हैं जिससे ये डर बना रहता है पार्टी में कि भाई कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करेगा? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हरियाणा से निकलकर सामने आती है सर, वो गुटबाजी निकल कर आती है। और इन राज्यसभा चुनावों से पहले जब इन विधायकों को हिमाचल पहुंचाया गया तो वहां पर एक ही बड़ा चेहरा कांग्रेस का जो हरियाणा में है वो निकलकर सामने आया। उसके बाद जो कुछ बड़े चेहरे हैं हरियाणा में जिनके नाम पर गुटबाजी होती है वो कहीं दिखे नहीं। सुरजेवाला गुट है, वहां पर सैलजा गुट भी बना हुआ था विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो तमाम बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या यही गलती एक बार फिर से कांग्रेस पर हावी हो रही है इन राज्यसभा चुनावों में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस आलाकमान ने 2016 और 2022 के चुनाव को देखते हुए ये सबक लिया है कि पार्टी ने स्थानीय नेताओं की पसंद के प्रत्याशी के बजाय आलाकमान ने डायरेक्ट अपने कैंडिडेट को उतारा है। करमबीर सिंह बोर्ड के बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है कि हाईकमान की, यानी राहुल गांधी की पसंद है उसके साथ में। और राहुल गांधी की पसंद है तो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना कुमारी शैलजा, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला में किसी तरह का सलाह मशवरा किया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें तो एक टास्क दिया गया है कि हाईकमान की पसंद आपको उस पर खरा उतरना है, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो उनके कंधों पे दादा दारोमदार है।
और उन पे दारोमदार इसलिए भी ज्यादा है कि गत विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट उनके कहने पे दिए गए थे और उन्हीं हाँ। के समर्थन ज्यादातर विधायक जीत के आए हैं। लेकिन दिक्कत एक है कि इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति मैं मानता हूँ, मेरा निजी जो आकलन है वो ये कहता है, क्योंकि अगर करमवीर सिंह बहुत संख्या बल के आधार पर तो जीत जाना चाहिए उन्हें। अगर वो जीत जाते तो देखिए कि हरियाणा में राजनीति का एक नया दरवाजा खुल जाता है। कांग्रेस में एक और नेता, इनके बीच में एक और नेता आके स्थापित हो जाता है जो आला कमान की पसंद का नेता है। और किसी वजह से अगर कोई खेला, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, अगर इस तरह की कोई संभावना बन जाती है तो हाँ। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष और सारा दामोदर उन पे, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। और जिस तरह की खबरें और ये चल रही है, सूत्र बताते हैं कि भाई आला कमान ने ये भी संदेश दिया है सभी नेताओं को, कांग्रेस को, कि भाई इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन चलेगा। अगर किसी वजह से क्रॉस वोटिंग हुई या खेला हुआ तो जवाब तलब ही की जाएगी उनसे। और कहीं ना कहीं संगठनात्मक फेरबदल है उसमें भी फिर उनको देखा जाएगा और कहीं ना कहीं फिर उनकी अपनी विश्वसनीयता भी कम होगी। और इसी बात के इर्द गिर्द जो भाजपा है उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में यही अंतर अभी नजर आ रहा है। मैं आऊंगा फिर से आपके पास। दीपाली, क्रॉस वोटिंग की जो चर्चा लगातार हो रही थी, हालांकि अभी आधे से ज़्यादा विधायकों ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। इनेलो और साथ साथ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं बहुत बड़ी भूमिका नज़र आ रही है, क्योंकि गणित अगर बैठता है, 3 अगर प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो उसमें अगर वोट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झोल हो सकता है। तो अभी तक इनेलो के दृष्टिकोण से, इंडिपेंडेंट के दृष्टिकोण से क्या कुछ खबर आई है? क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाई है? क्या हवा बन रही है? बिल्कुल शीतल, लेकिन अगर जो हवा जो इस समय बन रही है, हवा का रुख जो है कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की तरफ ही कहीं ना कहीं ऑल ओवर देखा जाए तो बना जा रहा है। क्योंकि संजय भाटिया जिनका नाम सबसे ऊपर चला आ रहा है, जैसे कि हमारे तमाम सहयोगी जो है वो भी जानकारी लगातार दे रहे हैं कि पलड़ा जो है इस समय कहीं ना कहीं संजय भाटिया का बड़ा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता नजर आ रहा है। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि इनेलो की एक बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन उनकी तरफ से अभी फिलहाल कोई अपडेट सामने तो नहीं आया है। लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस की हवा इस समय धरातल पर बनी हुई है। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस क्योंकि उनके पास पर्याप्त आंकड़ा है, लेकिन कहां पर क्या होता है वो अभी तक का उसकी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो भी होगा। मैं फिर से जानना चाहूँगा नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, हुड्डा के लिए पर्सनल लेवल पर या उनकी जो अपनी पर्सनल राजनीति रही है, जो उनकी राजनीतिक विरासत रही है, जाहिर सी बात है उसको आगे लेके भी जाना है। उनके बेटे भी सक्रिय हैं राजनीति में। क्या लगता है, क्या उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके कंधों पर यह चुनौती रहेगी कि भाई आपको सभी विधायकों को एक झोली में बांध के रखना पड़ेगा? अगर वो विधायक बिखर गए तो आपकी जो राजनीति है या जो आपने एक जो पूरा तैयार किया था, अपनी जो विरासत तैयार की थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा शीतल जी। हुड्डा साहब की जो साख है वो दांव पे है। आप ये देखिए कहीं ना कहीं सारा दारोमदार उन्हीं के कंधों पे टिका हुआ है। उन्हीं को ये स्पेशल टास्क दिया गया नेता विपक्ष होने के नाते, और ज्यादातर समर्थक विधायक उन्हीं के जीत के आए हैं इस गत विधानसभा में, और इसीलिए उन्हें ये टास्क दिया गया। उनका राजनीतिक भविष्य आगे का वो कहीं ना कहीं, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में हम जानते हैं कि राहुल गांधी किस तरह के त्वरित फैसले लेते हैं। वो चाहे नेता कितना भी पुराना हो, चाहे नेता कितना भी जनाधार वाला हो, लेकिन जब वो फैसले लेते हैं अपने हिसाब से तो वो कतई इन बातों की परवाह नहीं करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के चेहरे पे भी उतना कॉन्फिडेंस या मतलब सीरियसनेस इसीलिए नजर आ रही है कि उन्हें ये टास्क पूरा करने की जिम्मेवारी दी गई है हर हाल में। और संख्या बल तो यही कहता है, संख्या बल यही कहता है कि एक जो चुना जाना उम्मीदवार वो भाजपा का तय है संख्या बल के आधार पर, और एक उम्मीदवार कांग्रेस का संख्या बल के आधार पर चुना जाना तय है। लेकिन संख्या बल के आधार पर सारी चीजें नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ एक हल्के अंदाज में कहा जाता है ना, रील पे, सोशल मीडिया पे हरियाणा के बारे में अक्सर से देखते हैं, वो कहते हैं ये हरियाणा से प्रधान। तो ये हरियाणा है, 2016 और 2022 के चुनाव में दिखाया कि जो हरियाणा से प्रधान। तो ये हरियाणा के एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल नागेंद्र जी, आपने उस बात का जिक्र किया था, राजनीति में जो ये फेवरेटिज्म है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? भाई आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कह रही है कि हाईकमान के नज़दीक हुड्डा हैं, उनका परिवार है, लेकिन भाई जो लोगों को जो जिनसे उम्मीदें हैं वो कांग्रेस जो है वो क्यों धरातल पर नहीं उतार पा रही है? फेवरेटिज्म के चक्कर में पार्टी का जो इस तरह का हाल करना विधानसभा चुनाव में जो देखा गया था, कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन उसके बाद परिणाम विपरीत हुए, वो हम सबके सामने है। तो
जो हाईकमान है वो क्यों अपने फेवरेट लोगों को ही वहां पर चेहरा बना के रख रही है? क्योंकि लोग कुछ और पसंद करना चाह रहे होंगे, आपके विधायक कुछ और पसंद करना चाह रहे होंगे, लेकिन आप थाली में कुछ और परोस रहे हैं। तो क्या हाईकमान को इस बारे में सोचना चाहिए कांग्रेस में? जी, शीतल जी, आपने बिल्कुल ठीक और वाजिब सवाल उठाया है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की राजनीति। देखिए, करमवीर सिंह वो नो डाउट कि वो हरियाणा से ही है, हरियाणा हाँ। कांग्रेस से जुड़े हुए, लेकिन उतने चर्चित चेहरे नहीं थे। ये हम्म। आला कमान की पसंद है। अगर स्थानीय स्तर के नेताओं को या प्रादेशिक स्थानीय माफ कीजिएगा प्रादेशिक स्तर के नेताओं को कोई दिया जाता तो उनकी चॉइस कोई और नेता होता जिसे वो उतारते। और क्योंकि कांग्रेस की राजनीति इस तरह की कि कांग्रेस में आला कमान को ये सूट करता है कि वो हर प्रदेश स्तर पे 2 या 3 गुट बना के रखे और बार्गेनिंग करके एक दूसरे को हर चीज में डराता रहे, दिखाता रहे कि ये गुट है, कभी एक गुट की बात मानी, हम्म। कभी दूसरे गुट की मानी। और इसके चलते काफी हम्म। लंबे समय तक ये राजनीति का ये ढांचा सफल भी रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हो ये गया है कि इस गुटबाजी के चलते कांग्रेस ना सिर्फ हरियाणा में, हर प्रदेश में मात खा रही है। और अब ये उसके लिए एक बड़ी सरदर्दी बना हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बिल्कुल। गुटबाजी के चलते जाके चुनाव स्थानीय स्तर से लेकर बड़े तक चुनावों में खुल के गुटबाजी होती है, एक दूसरे को जम के अंदर खाने भीतर घात किया जाता है, ठीक जिसका है। खामियाजा आलाकमान और कांग्रेस भुगतती है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, दीपाली भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूँगा। दीपाली, कोई अपडेट है आपके पास क्या चुनाव को लेकर? क्या आखिर क्या कुछ माहौल है और किस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल शीतल, अगर माहौल पर नज़र डाली जाए तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है और तनावपूर्ण स्थिति इस समय कहीं ना कहीं बनी हुई है। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी ब्रेक से पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से आला हाईकमान की तरफ से कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरीके से नज़र बनी हुई है। और बीजेपी की तरफ से तो पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नज़र आ ही रहा है। संजय भाटिया जो है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी तक फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि 68 विधायकों की तरफ से वोटिंग की जा चुकी है और 22 जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने वोटिंग किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतजार बाकी है और तस्वीर धीरे धीरे करके क्लियर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊँगा फिर से आपके पास। फिलहाल नागेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नागेंद्र जी, हरियाणा में आज ही नहीं बल्कि इतिहास भी ऐसा कुछ रहा है। 2016 को याद किया जाए, 2022 को याद किया जाए, तब तो वोट वैल्यू से वहां पर एक बड़े चेहरे की हार हुई थी, वो भी कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस में विश्वास का मसला सिर्फ आज का नहीं है बल्कि इतिहास का भी बना हुआ है सर। शीतल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतिहास ये कहता है और इतिहास ही की वजह से तो अब ये परिस्थिति है ना कि एक तीसरा कैंडिडेट निर्दलीय तौर पे उतरे हुए हैं इस चुनाव में, राज्यसभा में। वरना गणित तो ये कहता है कि 31 वोट 31 विधायकों के वोट मिलेंगे वो राज्यसभा में चला जाएगा। इस हिसाब से संजय भाटिया साहब का जाना तय है, क्योंकि 48 विधायक हैं भाजपा के और 37 विधायक कांग्रेस के, उनमें से 31 के ही तो वोट चाहिए और उनका भी करमवीर सिंह बोर्ड जी का चुना जाना तय है। लेकिन जो आपने इतिहास की बात करी, हरियाणा का पिछला इतिहास ही ये बताता है कि यहाँ 14 वोट गलत शाही कांड के चलते गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ तीसरे कैंडिडेट मौजूद है हाल फिलहाल में। बिल्कुल, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है सर, 2022 में जो भी हुआ था उसके बाद विधानसभा में इसी तरह का देखने को मिला। सर, इस वक्त की जो राजनीति है, क्या कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से राजनीति सीखने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, कई सालों तक सरकार में रही है, केंद्र में रही है, राज्यों में रही है, हरियाणा में सरकार में रही है, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी जो एक राजनीति है वो परिपक्व नहीं है, वो उस सॉलिड राजनीति नजर नहीं आ रही है। तो क्या बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पे चुनाव दर चुनाव, ना सिर्फ राज्यसभा चुनाव से अलग हम इतर बात कर ले, स्थानीय निकाय के चुनाव देख लीजिए आप, प्रदेश दर प्रदेश, हाँ। आप विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, आप लोकसभा के चुनाव दीजिए, कि सभी चुनावों में भाजपा और एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनडीए गठबंधन पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। उसका कारण यही है कि पार्टियों की जो कार्यनीति और कार्य प्रणाली है उसमें बहुत एक तरीके का अंतर है। और हाँ। सीखने और सिखाने की जहाँ तक बात है तो देखिए, सीखने और सिखाने के लिए तो कहता है कि व्यक्ति को भी, न सिर्फ पार्टी को, व्यक्ति को भी हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो हाँ। सीखता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है और वो कुछ अधिक ज्ञानार्जन के जरिए अपने आप का भी विकास कर पाता है। और जहां तक पार्टियों की बात है तो कांग्रेस को तो बिल्कुल, कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। वो पार्टी जो आजादी से पहले की पार्टी है, जिस पार्टी ने देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है, आज वो 11 साल
केंद्र सरकार से बाहर है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से बाहर है, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ कार्य कमियां है ना, पार्टी के संगठन में कमी है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में कमी है, कहीं ना कहीं आला कमान और क्षेत्रीय छत्रा पे उनके बीच में समन्वय की कमी है, कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली और कार्यनीति की कमियां हैं, जिनके चलते हमें ये लगातार नजर आ रहा है कि संगठन का बिखराव है, संगठन पार्टी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टास्क और वो मैसेजेस हैं जो ऊपर से नीचे तक पहुंचते नहीं है, उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जाता। इन सब पे सोचने और विचार करने की तो जरूरत है ही। और जो भी इनको सबको सुधार करेगा वो कहीं ना कहीं सत्ता का दावेदार बनेगा। आप ये भी देखिए कि भाजपा कितने लंबे समय तक केंद्र में सत्ता से बाहर रही है वो, हाँ। लेकिन उसके बाद उसने वापसी करी और ऐसी वापसी करी, तीसरी बार वो सत्ता में, तो उन्होंने सीखा, अपनी कमजोरियों पे काम किया, उन्हें दुरुस्त किया और अपने आप को मजबूत किया, तो सत्ता में। और भी कोई राजनीतिक दल ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से आगामी भविष्य में वो भी सत्ता में आएगा, और नहीं करेगा तो वो लगातार कमजोर होता जाएगा। और राजनीति में आप देखिए कि वामपंथी दल एक समय देश में कितनी बड़ी ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपना सुधार नहीं किया, तो आज वामपंथी दल मुट्ठी भर कहीं ना कहीं नजर आते हैं, उनका वर्चस्व खत्म हो गया, उनकी उपस्थिति खत्म हो गई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र परमार जी जुड़ने के लिए, और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए न्यूज़ रूम लाइव से। और न्यूज़ रूम से हमारे साथ दीपाली भी जुड़ी हुई थी, लगातार जानकारी दे रही थी। लेकिन फिलहाल मामला बहुत गर्म है और शाम तक तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर राज्यसभा में किसने अपने विधायकों का विश्वास जीता है, किसने इस बॉन्ड को बरकरार रखा है, जो न सिर्फ राज्यसभा तक सीमित रहेगा बल्कि आने वाले समय में कई चुनावों तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।